हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की इकोनॉमिक एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए। हमने पहले पार्ट की चर्चा करी थी जिसका नाम था डेवलपमेंट यानी कि विकास। हम विकास के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं यूपीएससी के सफ़र में एक नए अध्याय की ओर जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये है हमारा दूसरा चैप्टर। इसके अंदर हम आधुनिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स के ढांचे के बारे में समझेंगे। यहाँ चर्चा तीनों क्षेत्रों में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप पर केंद्रित है। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जो वर्गीकरण हैं उनके दो अन्य रूप होते हैं जिसे संगठित एवं असंगठित यानी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रकों की भी चर्चा करेंगे। आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को समझने में वर्गीकरण के अन्य रूपों की प्रासंगिकता की विस्तृत व्याख्या वास्तविक जीवन के उदाहरणों और संदर्भ अध्ययनों के माध्यम से करेंगे। तो ये हमारा है चैप्टर जिसकी हमने ब्रीफ में आपको बता दिया कि अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। किसी अर्थव्यवस्था को हम उत्तम ढंग से तभी समझ पाते हैं जब हम इसके घटकों या क्षेत्रों का अध्ययन करें। क्षेत्रक वर्गीकरण अनेक मानदंडों के आधार पर किया जा सकता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, जिसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है कृषि और सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है विनिर्माण कार्य और टर्शरी क्षेत्र के अंदर यानी सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र के अंदर आता है सेवा क्षेत्र। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। क्षेत्रकों की बदलती भूमिका पर विशेष बल देना आवश्यक है। सेवा क्षेत्र की तीव्र समृद्धि की ओर भी ध्यान आकर्षित करना है हमें आप लोगों का, और इसमें कुछ अवधारणाएं हैं जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार इत्यादि से अवगत कराना है। किसी व्यक्ति के कार्य को कैसे प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक या संगठित या असंगठित यानी सार्वजनिक या निजी क्षेत्रकों में हम कैसे रखते हैं ये समझेंगे। और हम क्षेत्रकों की भूमिका में परिवर्तन से होने वाली समस्याएं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर प्रकाश डालने की जरूरत है। इस अध्याय में हम बेरोजगारी और उसके निराकरण के लिए सरकार क्या कर सकती है इसके उदाहरण दिए गए हैं इस चैप्टर में, और कृषि के घटते महत्व और उद्योगों एवं सेवाओं के बढ़ते महत्व को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से लिए गए आधिकारिक उदाहरणों से जोड़ा जाना चाहिए, जिसे हम अभी इस तरह से समझेंगे। श्रमिकों के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विशेष बल भी दिया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो हम इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आर्थिक कार्यों के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं यानी कि सेक्टर कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मापदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि पहले हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र की, तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं जैसे कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूरी तरह से प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर हैं, क्योंकि कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं, क्योंकि हमें उनसे दूध मिलता है जो कि एक प्राकृतिक उत्पाद है। दूध हमें तभी मिलेगा जब हम अपने गाय को हम चारा आदि खिलाएंगे जो कि प्राकृतिक संसाधन है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि हम इसे प्राथमिक क्यों कहते हैं, प्राइमरी क्यों कहते हैं? हम इसे प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं, जिसे हम बनाते हैं। चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि से, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय
द्वितीयक क्षेत्रक की यानी सेकेंडरी सेक्टर की। इसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए मैन्युफैक्चर के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद अगला कदम है, यानी ये सेकेंड स्टेप है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं बल्कि निर्मित की जाती हैं, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर अनिवार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से हमें रेशा प्राप्त होगा। रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। इसी तरह गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसे टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, और उपर्युक्त दो क्षेत्रकों से ये भिन्न है, यानी अलग है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में ये सहायता करती हैं, यानी मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें भंडार गृह बनाने पड़ते हैं। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने की आवश्यकता होती है, इसलिए हम परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार, ये सभी हमें तृतीयक गतिविधियों के अंदर मिलते हैं। चूँकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये सेवा सृजन करती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं, जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गए, धोबी, नाई, मोची, वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। जैसे कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो ये भी तृतीयक सेक्टर के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसमें हम आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं, आपको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, इसलिए ये सेवा क्षेत्र के अंदर आएगा। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की जरूरत नहीं होती है, केवल हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना ही करते हैं। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है और वो बाजार में उसको बेचती है 60 रुपये में, यानी एक बिस्कुट 15 रुपये का। और बिस्कुट की अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद जो हमारा बनेगा जाकर, वो बनेगा जाके बिस्कुट। अब बिस्कुट अंतिम उत्पाद हुआ, यानी वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही गणना क्यों की जाती है? हमारे मन में सवाल उठता है कि हम अंतिम वस्तुओं की ही क्यों गणना करते हैं। अंतिम वस्तुओं की गणना इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, जैसे गेहूं हो गया, आटा हो गया, इसका मूल्य इसमें शामिल हो जाता है, इसलिए हम सीधे अंतिम वस्तुओं की गणना करते हैं।
अब हम जीडीपी की परिभाषा बनाएंगे, यानी सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा बनाएंगे। क्या? किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा इसका मापन किया जाता है। यह विभिन्न मंत्रालय, राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। अब इनमें ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे हुआ क्षेत्रकों में? विकास की जब प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्रक की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है, जिसे हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्रक समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अधिक उत्पादन होने लगा। तब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे। लंबे समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। अगर हम 100 वर्षों के अंदर की बात करें तो विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्रक से तृतीय क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया है। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित है। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? अगर हम इसकी बात करें तो विगत वर्षों में विकसित देशों में रखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हम इसे देखेंगे, लेकिन अगले अध्याय में, जिसका नाम है मुद्रा और साख। मतलब कि जब खेती समृद्ध होती गई, किसान जब कृषि कार्य में समृद्ध होता गया तो उसने गेहूं जैसे उसने उपजाई तो गेहूं में उसको फसल अधिक हो गई तो उसने कुछ खाने के लिए रखा, कुछ बेचने के लिए रखा, तो व्यापार हुआ। व्यापार होने के बाद कुछ गेहूं उसने जो है कंपनी को दे दी, किसी फैक्ट्री को दे दी। वहाँ पे बिस्किट बना, वहाँ पे बिस्किट बना। वहाँ पे जब बिस्किट बना तो वो कंपनी में विनिर्माण कार्य होने लगा। उसके बाद फिर अब बिस्किट बना है तो अब वो जाएगा भी दुकानों तक, तो दुकानों तक जाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी परिवहन की। तो इस तरह से हमारा सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र काम में आ गया और सेवा क्षेत्र का महत्व तो आज बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। अगर हम तुलना करें, अगर हम इस ग्राफ के साथ तुलना करें तो हम पाएंगे कि 1970, 1971 और 2010 से 11 के बीच 40 वर्षों में सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वो तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है, जिसे सेवा क्षेत्र कहा गया है। सेवा क्षेत्र कहा गया है। भारत में तृतीय क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसके कई कारण हैं। मतलब सेवा क्षेत्र ही इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ, इसके कारणों की अब हम बात करेंगे। तो पहला कारण ये है कि किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे हॉस्पिटल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है वो सरकार उठाती है। सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। दूसरा कारण है कि कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। मतलब कि हम बात करेंगे कि कृषि एवं उद्योग जैसे जैसे विकसित होंगे वैसे वैसे हमें माल ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होगी, तो सेवाओं की मांग उतनी ही ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट खोलेंगे, पर्यटन स्थल बनाएंगे, शॉपिंग मॉल बनाएंगे, निजी हॉस्पिटल बनाएंगे, निजी विद्यालय बनाएंगे यानी प्राइवेट स्कूल बनाएंगे, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ें आप शहरों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। चौथा कारण है कि
विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। हम जो चौथा अध्याय वैश्वीकरण है, हम उसमें इसके कारणों की भी चर्चा करेंगे। और सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों में, मरम्मत कार्यों में, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। और हम मुद्रा और साख वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जो शिक्षित लोग हैं वो तो सेवा क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में जा रहे हैं, जैसे बैंक हो गया, डाक हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया। इन क्षेत्र में शिक्षित लोग जा पा रहे हैं। और जो शिक्षित नहीं है, जो अकुशल श्रमिक हैं, वो या तो मरम्मत कार्यों में लगे हैं, या तो वो लेबर का कार्य कर रहे हैं, या तो वो रिक्शा चालक हैं, या तो वो पेंटिंग का काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी जो आय है वो अच्छी नहीं हो पा रही, और अच्छी आय नहीं होने के कारण उनका जीवन बस चल रहा है। वो अच्छे से जी नहीं पाते, उनको उनकी लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ पाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बढ़ पाती है, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। अब हम बात करते हैं कि अब हम बात करेंगे कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, मतलब लोग हैं कहाँ पे। तो सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। अगर हम बात करें कि औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीयक क्षेत्रक पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्रक में उत्पादन में 14 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, लेकिन रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। अगर हम देखें तो देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक से मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 1/4 है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 3/4 है, लेकिन ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी दो तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी देखी जाती है। मान लो कि एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार और अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार में 5 लोग हैं जो कि उसी भूमि पर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। और आप पाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, लेकिन वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार में नहीं मिल रहा है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, और इसीलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। अब इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लीजिए ये एक खेत है, यहाँ पर ज़रूरत है ये 3 लोगों की, लेकिन यहाँ पे ये 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। अगर हम इन 2 एक्स्ट्रा लोगों को हटा भी दें तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा, इस पर कोई असर नहीं आएगा। यहाँ पे उतना ही उत्पादन होगा जितना कि 3 लोग कर रहे हैं, ना कि 5 लोगों के करने पे। यानी हम 2 लोगों को हटा दें तो 3 लोग भी उतना ही उत्पादन कर पाएंगे जितना कि उससे होना चाहिए। इसीलिए इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं कोई ठाकुर साहब है, उनके पास ज़मीन है, अच्छी खासी ज़मीन है, और उसमें वो 2 किसानों को, यानी लक्ष्मी के परिवार के 2 लोगों को अपने ज़मीन पर काम करने के लिए बुलाते हैं। तो अब लक्ष्मी के परिवार के 2 लोग किराए पर काम करने जाएंगे तो उनको काम मिलेगा, उस काम के बदले में उनको पैसा मिलेगा, और उस पैसे से उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। और
वो 2 लोग कहीं और भी जाकर काम कर सकते हैं, यानी कि अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते हुए या कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं, जहाँ वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। वे ये काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। जैसे आप बस स्टैंड पे जाते तो आप देखते हैं कि फेरी वाला फेरी लगाया हुआ है, कोई चाय की दुकान लगाया हुआ है। इस तरह से वो अपने कार्यों में लगे हुए हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये काम अगर वो छोड़ भी दें तो उनको कोई जॉब मिले, ऐसे उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए वे उस काम में लगे रहते हैं और वो उससे कम कमा पाते हैं। अब हम बात करेंगे कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। देखिए, कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है, यानी छिपी हुई बेरोजगारी बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। बेरोजगारी की परिभाषा ये होती है कि 15 साल से लेकर 59 वर्ष तक की आयु के लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम करना चाहने की इच्छा रखते हुए भी उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसे हम बेरोजगारी कहते हैं। इसे हम बेरोजगारी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। मान लेते हैं, लक्ष्मी का ही उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूँ उपजाएगी। और मान लो गेहूँ की फसल उसने उपजाया, वो ज़्यादा हो गई तो वो कुछ गेहूँ तो अपने लिए रखेगी खाने के लिए और कुछ गेहूँ वो बेचने के लिए रखेगी। अब जब वो बेचेगी तो जाहिर सी बात है, अब वो कुछ गेहूँ मार्केट में जब बेचेगी तो उसे उसका भी मूल्य मिलेगा, उसके लिए परिवहन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र का सृजन हो जाएगा, यहाँ पे रोजगार का सृजन हो जाएगा। यहाँ पे लोग परिवहन लेकर आएंगे, उनको भी आमदनी बढ़ेगी। बिस्किट जब गेहूँ दिया जाएगा कंपनी को तो बिस्किट जब बनाया जाएगा तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होने के लिए वहाँ पर भी रोजगार की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर लोगों को काम दिया जाएगा जिससे वो अधिक उत्पादन कर सके। तो इस तरह से नए अवसर रोजगार के सृजित किए जा सकते हैं और इस तरह से छोटी छिपी हुई जो बेरोजगारी की समस्या है वो कम हो सकती है। अब हम मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी, इसलिए उन्हें अपने उत्पाद नज़दीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुँच जाते हैं। अभी हमने बताया इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता है बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। अभी हमने इस पर चर्चा की, ये वही चीज़ है। खेती करने के लिए उसे बीजों, उर्वरकों, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी जरूरत होगी। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना होगा और उसे उच्च ब्याज दर देना पड़ेगा। मतलब जो वो पैसा लेगी उसे हाई रेंट पे करना पड़ेगा और इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। मतलब यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख की भी प्रदान करने की ज़रूरत है। हम अब ये साख कैसे मिलेगा, ये ऋण कैसे मिलेगा, ये हम बात करेंगे बैंक वाले चैप्टर में जिसका नाम है मुद्रा और साख। मुद्रा और साख। हम एक अन्य तरीके से भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो तरीका है अर्धग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सके। मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना
की जानी चाहिए। शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सके और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सके। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं, जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सके। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर और फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके, उसके लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। और शायद ही आपको मालूम होगा कि भारत में स्कूल जाने वाले आयु वर्ग के 5 से 29 वर्ष में लगभग 47% बच्चे हैं। इनमें से 52% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते होंगे, या तो ये बाल श्रम करते हैं, या बाल मजदूरी करते हैं। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग द्वारा किए गए, अब तो नीति आयोग हो गया है, के अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे। जैसा कि हमने अभी डेवलपमेंट के चैप्टर में बात किया था कि डेवलपमेंट एक मिक्स गोल है, तो हम उस पर भी विचार कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि अगर करनी है तो हमें वहाँ पर पर्यटन स्थल खोलने चाहिए। वहाँ पे लोग घूमने आएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को उस पर्यटन स्थल की देखभाल करने की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे और लोगों को रोजगार मिलेगा। समुचित योजना और सरकारी सहायता की भी आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। ये वही बात है जो अभी हमने बात की। केंद्र सरकार ने अभी भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इनमें 130 अन्य जिले जोड़े गए हैं। 1 अप्रैल 2008 से शेष ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में काम शुरू किया गया है, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। इसमें उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है, जिन्हें काम की ज़रूरत है, उनको सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिससे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से हम अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं। एक महिला है कांता। कांता एक कार्यालय में काम करती है। वो सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक कार्यालय में रहती है और वो नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है, यानी उसे सरकारी योजनाओं का लाभ भी होता है। उसे हेल्थ फैसिलिटी और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन उसका सवेतन अवकाश होता है, मतलब कि उसको वेतन मिलेगा, वो काम पर जाए चाहे ना जाए। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी शर्तों का उल्लेख किया गया था। अब दूसरा पर्सन है कमल। कमल कांता का एक पड़ोसी है। वह नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वो सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है, मतलब वो दुकान पर जितना कमाएगा वही उसकी आमदनी है। जिस दिन वो काम नहीं करेगा उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलेगी। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलेगा। उसे कोई औपचारिक पत्र भी नहीं मिलेगा जिसमें दुकानों में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है अगर वो किसी की दुकान में काम कर रहा है तो। कांता जिस क्षेत्र में काम कर रही है उसे हम संगठित क्षेत्र कहेंगे, यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहेंगे। और कमल जिस सेक्टर में काम कर रहा है उसे असंगठित क्षेत्र कहेंगे, यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहेंगे। और संगठित क्षेत्र वो होता है जिसमें रोजगार की अवधि नियमित होती है, कार्य स्थान होता है। ये क्षेत्र जो संगठित ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है वो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन करना होता है। इन नियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं
प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि से उल्लेख किया गया है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं, जैसे कि अपनी दुकान खोल ले, इंटरनेट कैफ़े खोल ले, बस उसका रजिस्ट्रेशन उन्हें अपनी गवर्नमेंट से करवाना होगा। वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है, इंसेंटिव मिलता है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। वो लाभ क्या हो सकते हैं? मतलब सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य, पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। मतलब जब वो रिटायर होंगे अपने काम से तो उन्हें जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी जब तक वो जीवित रहेंगे। अब हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र की। असंगठित क्षेत्र बिल्कुल संगठित क्षेत्र का उल्टा है, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से बनी होती हैं। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर रोजगार की कोई सेफ्टी नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर भी निर्भर होते हैं। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने 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 छोटे छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्यों में स्वतः नियोजित होते हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया प्राइवेट सेक्टर यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र। इसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल में अभी रिसेंटली एग्जाम लेते हैं कोरोना काल का। कोरोना काल में कई सारी लोगों की जॉब गई जो प्राइवेट सेक्टर में थी, और क्योंकि उनके जॉब की कोई सेफ्टी नहीं थी और उनकी जॉब की सेफ्टी नहीं होने के कारण उन्हें काम से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि काम कम हो रहा था। काम कम होने की वजह से प्रोडक्शन उतना हुआ नहीं, प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं, आय बढ़ी नहीं, तो लोगों को हटा दिया गया। तो ये कुछ इसके निगेटिव फैक्टर्स हैं असंगठित क्षेत्र के। अब हम बात करते हैं कि इस क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, कैसे उन्हें सुविधा प्रदान की जाए। तो संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर देखा जाता है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रूप में भी काम करते हैं। वे ऐसी रणनीतिक कर, वचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। बहुत अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जहां बहुत कम वेतन मिलता है। उनका प्रायः शोषण भी किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और ना ही इसमें कोई लाभ है। सन 1990 से यह भी देखा गया है कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हैं। असंगठित क्षेत्र में अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। ये लाचार लोग होते हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। पर ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदार और कारीगरों से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वालों, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों से रचित होता है, मतलब बना हुआ होता है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है।
हम ये भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र सेक्टर में काम करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकारी होते हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। मतलब जैसे जो लोग महिला ढोते हैं तो उन्हें अछूत बोला जाता है, बोलते हैं कि इन्हें नहीं छुआना चाहिए। तो जो बहुसंख्यक संप्रदाय है वो ऐसे लोगों का बॉयकॉट करता है। तो ये एक समस्या है, इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और उन्हें सख्त कानून बनाए जाना चाहिए और उनको संरक्षण और सहायता प्रदान की जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो सरकार के स्वामित्व में आते हैं क्षेत्र, उनकी क्या स्थिति है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। प्राइवेट सेक्टर में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में हैं। जैसे रेलवे हमारा है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता है, इसलिए उसकी सेवाएं सभी को आसानी से प्राप्त हो पाती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर यानी कंपनियों का अधीन होता है वो सेवाएं काफ़ी महंगी होती है और हमें उसके लिए टैक्स पे करना होता है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनका जो मेन लक्ष्य होता है वो होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। वो लोग प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं, यानी कि लाभ पर ध्यान देते हैं। और इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामी और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर जितने होते हैं उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है, यानी टैक्स लगाती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियाँ क्या हो सकती हैं, सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, ये आप सभी जानते हैं। क्योंकि इससे लोगों को इससे जीडीपी की में ग्रोथ होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, रोजगार जनरेट होगा और लोगों को सस्ते दर पे सेवाएं मिलेंगी और उन सेवा के बदले में लोग टैक्स पे करेंगे, जिससे सरकार को की आमदनी होगी। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते, यानी महंगा होता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत हम सभी को होती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं, जो कंपनी के लोग होते हैं, उसकी कीमत वो बढ़ चढ़ कर लेते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कीमत लगा लेते हैं, जिससे उसकी जो पहुँच है वो सभी लोगों तक नहीं हो पाती है। क्योंकि उनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर होती हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़क निर्माण, पुल, रेलवे, पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है ताकि लोग इसका लाभ उठा सके, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयां, विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है। हमने पिछले क्लास 9 के जब एनसीईआरटी पढ़े थे तो हम उसमें एमएसपी के बारे में पढ़े थे। जब सरकार क्या करती है एमएसपी के अंदर, जब कोई किसान फसल बोने जाता है तो उसको पहले ही बोल देते हैं कि आप इतनी फसल बो, आप जैसे गेहूं बो रहे हो तो हम जो गेहूं का जो ज़्यादा फसल जब ये हो जाएगी तो हम उसका कुछ हिस्सा इतने दामों पर ले लेंगे, तो इसे हम एमएसपी कहते हैं। तो भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में वो भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। और ये उपभोक्ता कौन होते हैं? जो मजदूर होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको और
सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना, समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा था पहले चैप्टर में। उड़ीसा और मध्य प्रदेश का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों से अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वो बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतया उपेक्षित भागों की देखभाल करे। तो इस तरह से हमने देखा कि सरकार कुछ चीज़ों का भार वहन करती है ताकि जो निर्धन और मजदूर लोग हैं उनको वो सेवाएं मिल सके, उनको भोजन मिल सके, उनको गुणात्मक शिक्षा उनके बच्चों को मिल सके। इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़े। अगर हम इसकी समरी में बात करें तो हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूहों में विभाजित करने का तरीकों का अध्ययन किया। इसका एक तरीका यह परीक्षण करना है कि गतिविधि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में से किससे संबंधित है। भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्रक यानी सेवा क्षेत्रक में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्रक में ही मिलता है। और हमने ये भी देखा कि देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे वर्गीकरण में हम संगठित या असंगठित क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं। अधिकांशतः लोग असंगठित क्षेत्रक में काम कर रहे हैं और उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों की गतिविधियों के बीच अंतर का अध्ययन किया और देखा कि सार्वजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना अनिवार्य क्यों है, यानी गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी हैं उनको कुछ लिमिटेड सेक्टर्स में कंपलसरी क्यों किया जाए, हमने इस पर भी चर्चा करी है। तो ये हमारा था दूसरा चैप्टर जिसका नाम था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मुद्रा और साख, और उसमें हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे हम ऋण बैंकों के द्वारा उपलब्ध होता है, सहकारी बैंक की स्थापना क्यों की जाती है, उससे किसानों को क्या लाभ हो सकता है, और हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे और मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।